प्रणाम सभी को। सार्वजनिक वस्तु सरकार के द्वारा ही प्रदान की जानी चाहिए, क्यों? व्याख्या कीजिए। क्यों सरकार के द्वारा सार्वजनिक वस्तुएं प्रदान की जानी चाहिए? देखते हैं। सार्वजनिक वस्तुएं सरकार के द्वारा ही प्रदान की जानी चाहिए, क्योंकि सार्वजनिक वस्तुएं जैसे लोक प्रशासन, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा, सड़क आदि निजी वस्तुएं जैसे कपड़े, कार, खाद्य पदार्थ से भिन्न होती है और इनकी प्राप्तियां बाजार तंत्र से नहीं हो सकती। सार्वजनिक वस्तुओं का लाभ किसी उपभोक्ता विशेष तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका लाभ सभी को मिलता है, किंतु ऐसा निजी वस्तुओं के मामले में नहीं होता। सार्वजनिक वस्तुओं की तुलना में यह अधिक उपयोगी तथा मूल्यवान होती है। यह सरकार द्वारा जनता की सुरक्षा और सुविधा के आधार पर सरकार के द्वारा जनता की सुरक्षा और सुविधा के आधार पर बनाई जाती है। अतः सार्वजनिक वस्तुएं सरकार के द्वारा ही प्रदान की जानी चाहिए। अगला प्रश्न आता है, सरकारी बजट की राजस्व प्राप्तियों तथा पूंजीगत प्राप्तियों में अंतर बताइए। सरकार की बजट की राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियों में अंतर, तो प्रत्येक के दो दो उदाहरण भी देना है। तो इसे हम समझाएंगे इस प्रकार से कि पहला, राजस्व की प्राप्तियां, यह सरकार की सभी स्रोतों से प्राप्त आय का जोड़ है, जिसमें कर तथा गैर कर का जोड़ है। गैर कर राजस्व तथा व्यय शामिल होता है तथा राजस्व व्यय इन प्राप्तियों से ही परे किए जाते हैं। इनमें व्यक्तिगत आयकर, निगम कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क आदि शामिल होते हैं। गैर कर राजस्व प्राप्तियों में फीस, लाइसेंस एवं परमिट, कीमतें, विशेष आकलन तथा विशेष कर शामिल होते हैं। ये प्राप्तियां अर्थशास्त्र में न तो देयता का निर्माण करती है और न ही परिसंपत्तियों को कम करती है। तो दूसरा आता है पूंजीगत प्राप्तियां। पूंजीगत प्राप्तियां वे मौद्रिक प्राप्तियां हैं जिनसे सरकार को देयता उत्पन्न होती है। सरकार को क्या उत्पन्न होती है? देयता या परिसंपत्ति कम होती है। इसमें विभिन्न प्रकार की उधार राशियां, ऋणों व अग्रिमों के भुगतान आदि शामिल होते हैं। इन प्राप्तियों से अर्थव्यवस्था में दायित्व पैदा होते हैं तथा आपसी पर संपत्तियों में कटौती करनी पड़ती है। तो यह हो गई दो, कौन कौन सी? पहला राजस्व प्राप्तियां और दूसरा पूंजीगत प्राप्तियां। तो सरकारी बजट की राजस्व प्राप्तियों तथा पूंजीगत प्राप्तियों में अंतर समझ में आ गया हमें।
अगला प्रश्न लेकर के चलते हैं, कर की विशेषताएं बताइए, कोई 4। तो कर की विशेषताओं में पहली विशेषता आती है, कर एक अनिवार्य भुगतान है, देना ही है। हम जितनी वस्तुएं खरीदते उसके साथ टैक्स भी देते हैं, है ना, और इसे वापस हमें मिले इसकी अपेक्षा हम नहीं करते, क्योंकि सरकार जो सेवा दे रही है वह उसका टैक्स ले रही है। नंबर 2, सरकार से होने वाली आय का उपभोग सामान्य हित के लिए किया जाता है। कर से जितनी भी आय प्राप्त होती है उसका उपभोग सरकार कहाँ करती है? सामान्य हित के लिए। फिर तीसरा, सरकार करदाता को कर के बदले में कोई विशेष लाभ नहीं प्रदान करती, जो टैक्स देते उन्हें कोई विशेष लाभ नहीं देती। फिर यद्यपि कर देते समय कोई व्यक्ति अपनी आय अथवा पूंजी को काम में ला सकता है, पूंजी को काम में ला सकता है, लेकिन अंत में कर का भुगतान आय के द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि पूंजी भी तो पिछली बचत की हुई आय ही होती है। यह बजट। तो कर वस्तुओं तथा संपत्तियों पर लगाया जाता है, परंतु इसका भुगतान व्यक्ति ही करते हैं। कर काय पे लगाते हैं? संपत्ति पर लगाते हैं और वस्तुओं पर लगाते हैं, पर पेड कौन करता है? व्यक्ति करता है। कौन व्यक्ति करता है? जो इन वस्तुओं से आय अर्जित कर रहा है, संपत्ति से आय अर्जित कर रहा है, उस व्यक्ति से लिए जाते हैं। यह उनका निजी कर्तव्य माना जाता है। 6वां पॉइंट है, करों में करदाता को त्याग करना पड़ता है। टैक्स देने वाला क्या करता है? त्याग करता है, क्योंकि कमा कौन रहा है? करदाता, ना, देना पड़ रहा है कमाने वाले को। तो करों में करदाता को त्याग करना पड़ता है, किंतु यह प्रतिफल रहित त्याग है। ऐसा त्याग कि जिसके बदले में कोई प्रतिफल मिले, ऐसी अपेक्षा नहीं करते। कर सेवा का लागत मूल्य नहीं है। कर सेवा का लागत मूल्य नहीं है। करारोपण वैधानिक सत्ता पर आधारित है। करारोपण किस पर है? वैधानिक सत्ता पर। जो संविधान में लिखा हुआ है उतना तो टैक्स उन्हें देना ही पड़ेगा, संवैधानिक है, सत्ता है, और निर्धारित होता है, पहले से निर्धारित होता है कि इसको इतना टैक्स देना ही होगा। अप्रत्यक्ष कर तथा प्रत्यक्ष करों में अंतर कीजिए। तो अप्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष करों में अंतर करते हैं। नंबर 1, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष करों में अंतर। नंबर 1, ये कर जिस व्यक्ति पर लगाए जाते हैं वह व्यक्ति ही इन करों का भुगतान करता है। इन करों को किसी अन्य पर टाला नहीं जा सकता। और अप्रत्यक्ष कर में जिस व्यक्ति को यह कर चुकाना पड़ता है वह इसे दूसरे व्यक्ति पर डाल देता है। दूसरा, ये कर प्रगतिशील होते हैं और आय में वृद्धि के साथ इनमें वृद्धि होती है। प्रगतिशील होते हैं, जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे बढ़ते हैं। और ये कर प्रगतिशील नहीं होते और सभी आय वर्ग के लोगों को समान रूप से वहन करने पड़ते हैं। तीसरा, ये अनिवार्य भुगतान होते हैं। प्रत्यक्ष कर अनिवार्य रूप से जिस पर इनकम टैक्स लगता है उसे देना ही है, इनसे बचा नहीं जा सकता। और अप्रत्यक्ष कर यदि व्यक्ति इन वस्तुओं को न खरीदे जिन पर टैक्स लगाया गया है तो वह अप्रत्यक्ष कर से बच सकता है। इससे बच नहीं सकते, इससे बच सकते हैं, है ना।
आय में वृद्धि के साथ में प्रत्यक्ष कर में भी वृद्धि होती है और अप्रत्यक्ष कर समान रूप से सबको देने ही होते हैं। और ये प्रत्यक्ष कर जिस व्यक्ति पर लगाए गए हैं उसे भुगतान करना ही पड़ता है और इसको टाल नहीं सकते, इसको अप्रत्यक्ष कर को टाल सकते हैं। अब चलते हैं प्रगतिशील कर तथा अनुपातिक कर में भेद स्पष्ट कीजिए। प्रगतिशील कर और अनुपातिक कर में अंतर। तो पहला प्रगतिशील कर, जब करों की दरें आय बढ़ाने के साथ, करों की दरों में आय बढ़ाने के साथ बढ़ती जाती है तो, करों की दरें आय बढ़ाने के साथ बढ़ती जाती है तो इन्हें प्रगतिशील कर कहा जाता है। प्रगतिशील कर में कम आय स्तर पर कम दर, प्रगतिशील कर में कम आय स्तर पर कम दर से तथा अधिक आय स्तर पर अधिक दर से कर आरोपित यानी लगाया जाता है। उदाहरण के लिए भारत में सभी व्यक्ति जिनकी आय 2.5 लाख रुपए तक है आयकर से मुक्त है। इसके पश्चात आय बढ़ती जाती है, आय में वृद्धि के साथ साथ कर भी बढ़ता जाता है। दूसरा आते अनुपातिक कर। तो जब सभी आय स्तरों पर एक ही दर से कर लगाया जाता है तो इन्हें अनुपातिक कर कहते हैं। जब सभी आय स्तरों पर एक ही दर से कर लगाया जाता है, यहाँ कर छूट गया है, लिखेंगे आप ना, कर लगाया जाता है इन्हें अनुपातिक कर कहते हैं। अर्थात चाहे आय घटे या बढ़े परंतु कर की दर एक समान रहती है। इस प्रकार आनुपातिक कर की दर निर्धन व्यक्तियों एवं धनी व्यक्तियों के लिए एक समान होती है। उदाहरण के लिए यदि आयकर की दर 15% है तो आय के किसी भी आकार अथवा कर आधार पर इसी अनुपात से कर प्राप्त किए जाएंगे। अब चलते अगला, राजस्व घाटे का क्या महत्व है। तो अर्थव्यवस्था के विकास के लिए सरकार को राजस्व घाटे को घरेलू नियंत्रित कर, अर्थव्यवस्था के विकास के लिए सरकार को राजस्व घाटे को नियंत्रण में रखना चाहिए। इसका कारण यह है कि राजस्व घाटा घरेलू बचत में सरकार के ऋणात्मक योगदान अथवा सरकारी खाते पर बचतों का माप होता है। यह इस बात को स्पष्ट करता है कि राजस्व प्राप्तियां राजस्व व्यय से कम है, जिसकी पूर्ति सरकार को उधार लेकर अथवा परिसंपत्तियों को बेचकर पूरी करनी पड़ेगी। इस प्रकार राजस्व घाटे के परिणाम स्वरूप या तो सरकार के दायित्वों में वृद्धि हो जाती है अथवा इसकी परिसंपत्तियों में कमी आ जाती है। सरकार को अपनी परिसंपत्तियों एवं देनदारियों में एक उचित समन्वय बनाए रखना आवश्यक है, अन्यथा अर्थव्यवस्था में अस्थिरता उत्पन्न होने का खतरा हो जाता है। प्रणाम सभी को। अगले पीडीएफ में अपन समझेंगे राजस्व घाटा तथा राजकीय घाटे में भेद कीजिए। राजस्व घाटा और राजकीय घाटे में भेद। प्रणाम सभी को।